क्रिकेट खेला है, क्रिकेट जब भाई छक्का मारता है इंसान, बॉल आ रहा है 150 के स्पीड से एंड आपने शॉट मारा, तक बॉल गई बहुत दूर, छक्का चला गया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। बच्चों आज मैं बताने वाला हूं 1 वीडियो 1 चैप्टर। बच्चे आज से एक प्लेलिस्ट शुरू होने वाला है, रिवॉल्यूशनरी प्लेलिस्ट। बच्चे फिजिक्स का जो हमारे ऑन डिमांड एग्जाम में आता है, जो हमारे एकेडमिक एग्जाम में आता है, जो हमारे अक्टूबर एग्जाम में आता है, जो हमारे अप्रैल एग्जाम में आता है, वो ही मैं पढ़ाऊंगा। एंड बच्चे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बच्चों को डाउट रहता है ना सर फिजिक्स कहाँ से पढ़ूं, बच्चे तो पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, एक एक करके वीडियो आएगी एंड प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। ठीक है, बताता हूँ सबसे पहले एनओएस फिजिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का मतलब है बच्चे, चैप्टर 1 का मतलब है कि वो चैप्टर जो आने वाला है, वो चैप्टर जो आने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन। मोशन के कितने लॉ होते हैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए लेट नहीं करेंगे, चैप्टर पे आते हैं। आइए बच्चे, आज मैं सिखाऊंगा आपको, आज मैं आपको सिखाऊंगा ये रहा, देखो द लॉज ऑफ मोशन। मैं सबसे पहले पढ़ा देता हूँ कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको बता देता हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहले पढ़ाने वाला लॉज ऑफ मोशन, लेसन 3 है। लेसन 6 में वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें करके सारे लेसन आएंगे। देखो 1 और 2 नहीं आने वाला है, 1 और 2 टीएमए में आता है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। 3 और 4 और 5, मतलब 3 तो आएगा, 4 और 5 हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब टीएमए में आता है तो हम लोग को एग्जाम में नहीं आएगा, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे उतना ही जितना आता है। आइए अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चे एक बात बता दूं आपको, देखो लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले एक बात बता दूं बच्चे, इस प्लेलिस्ट से आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू फॉल इन लव विद फिजिक्स। मतलब हम फिजिक्स से प्यार करना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे भाई लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है? लॉज ऑफ, तो बच्चे वो जो न्यूटन लॉ पढ़ा था ना, न्यूटन की भाई वो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर फोर्स आता है, फिर ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पहला लॉ पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पहला टॉपिक है। ठीक है बच्चे, इसमें लिखा है न्यूटन का पहला लॉ। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। जो बॉडी रेस्ट पे है तो वो बच्चे रेस्ट पे रहना चाहेगी। आइए समझाते हैं आपको कैसे, कि बॉडी रेस्ट पे कैसे रहना चाहेगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो भाई रेस्ट पे रहे, लाइक बच्चे ये बॉडी है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगी अगर आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। और या फिर कोई यूनिफॉर्म मोशन में करने वाला ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ब्रेक नहीं लगाया जाए। जब बाइक चला रहे हो, ब्रेक नहीं लगाओगे तो बाइक नहीं रुकेगी। और अब मैं खड़ा हूं, मुझे कोई धक्का नहीं देगा, अगर जब तक मैं खुद ना हिलूं मुझे कोई हिला नहीं सकता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं इसको। आइए बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। अ बॉडी कंटिन्यू टू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अनलेस इट एक्ट अपॉन द नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मतलब हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब बच्चे पढ़ेंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया रेस्ट पर, इनर्शिया मोशन में। अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। बच्चे यही है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो इसी डायरेक्शन में चलूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा। ऐसे कब तक नहीं चलूंगा? जब तक मेरे पे एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, जब तक स्टीयरिंग घुमाया नहीं जाए। स्टीयरिंग घुमाने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। समझ लो कितना आसान है फिजिक्स, इसका मतलब यही है। ये हो गया लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, मैं जा रहा हूं इस मोमेंटम के साथ सीधा ऐसे, और ये मोमेंटम है, मेरा मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि बच्चे मैं, मेरा पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक मेरा मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चे m इंटू वी। बच्चे m इंटू वी होता है। ठीक है, और v एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो v का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी की खुद की डायरेक्शन होती है, एंड उसका डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे
अब बात देखो, इसमें लिखा है मोमेंट, लीनियर मोमेंटम का एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन सेम रहता है, ठीक है, वेलोसिटी का। अब बात करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। भाई अब न्यूटन जी ने सेकंड लॉ क्या दिया था, तो बच्चे न्यूटन का सेकंड लॉ से आता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। आइए बात, इसका मतलब मैंने क्या कह दिया ये, तो मतलब इसका मतलब ये है बच्चे कि जो फोर्स होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। मतलब क्या इसका मतलब है, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हुआ उसके मतलब अगर टाइम के साथ मोमेंटम बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, टाइम के साथ मोमेंटम घटा तो फोर्स घटा। ये कहानी है, आगे समझ में? ऐसा तो आ रहा है, हो रहा है, मजा आ रहा है, तो ऐसे मजा आएगा। पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करो, पूरा समझ में आएगा। आइए समझते हैं और आगे, ठीक है। अब ये हो गया, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने कहा ना, इज अ बॉडी ऑफ directly proportional to the external force applied on a body. This change is placed always in the direction of the applied force. वही मैंने कहा कि मोमेंटम चेंज उधर ही होगा जहां पे डायरेक्शन अप्लाई होगा। अब मान लो मेरा जो ये पेन है ऐसे ट्रैवल कर रहा है, टुई 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 टुई, ठीक है, तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो भाई अगर इधर फोर्स लग रहा होगा तभी तो वो उधर जा रहा है। सिंपल है ना यार, मैं धक्का यहां दूंगा ऐसे, तो धक्का इधर दूंगा तो तुम इधर थोड़ा गिरोगे, गिरोगे तो उधर ही ना। कहानी वही है, कहानी वही है। यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स अज्यूम करते हैं, आइए बॉक्स को अज्यूम करते हैं। तो लेट्स अज्यूम द बॉक्स। ये भाई बॉक्स है, मैं इस इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर ट्रेवल हो जाएगा, सिंपल है। अब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर थोड़ा जाएगा, ये क्या पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल। तो वही है, डायरेक्शन के फोर्स के लगाए डायरेक्शन में भी मोमेंटम चेंज होता है। ये हमारा सेकंड लॉ था। एंड सेकंड लॉ ही बच्चा हमको देता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए हमारा देता है सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। एंड थर्ड लॉ तो बहुत आसान है, एक्शन का रिएक्शन होता है। गांधी जी क्या कहते थे, अगर कोई आपको एक गाल पे चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन अभी कहानी क्या हो गई है, अगर चाटा मारोगे तो सूद समेत वापस किया जाएगा, बस। मोमेंट न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि अगर एक चाटा जम के मारोगे कान के नीचे तो कान के नीचे ही पड़ेगा। तो मतलब एक्शन का सेम एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ये होता है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ भी समझ में आ गया होगा। Every action there is always an equal and opposite reaction. The action and reaction act on a body, different body, so they never cancel each other. क्या गोली चलाते हुए देखा है आपने? मैंने गोली चलाया, गोली गई, ठीक है, झटका सा आता है बंदूक में, बस जितनी स्पीड से गोली आगे गई उतनी स्पीड से बंदूक पीछे जाता है। तो देखा होगा आपने सीआईडी के अंदर, आप बंदूक ऐसे पकड़ के रखते हैं कि ना, बंदूक ऐसे पकड़ देता है कि गोली आगे जाए तो बंदूक पीछे ना आए, तो भाई पकड़ के रखते हैं कि पीछे ना आ जाए। या फिर मिलिट्री में आपने कभी गए होगे तो कंधे पे दबा के रखते हैं वो AK-47 या फिर कोई बड़ा बहुत बड़ा बंदूक जो होता है, तो क्या करते हैं भाई, तो वहां से गोली निकलता है तो जो झटका लगे कंधे पे लगे, तो क्योंकि सेम जिस फोर्स से हमारा गोली आगे जा रहा है उसी फोर्स से बंदूक भी पीछे आने वाला है। तो मारने वाला, चलाने वाला पहले उसको पता है भाई कि आगे मारूंगा तो पीछे तो धक्का मिलेगा ही मिलेगा, तो कंधे पे वो लगा के रखता है ऐसे करके, है ना। तो यही कहानी एक्शन और रिएक्शन का, ठीक है, तो ऐसा होता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो वही ये लिखा है एफ ए बी इज इक्वल माइनस ये फोर्स में समझा देता हूं, ठीक है बच्चे। तो लाइक एफ इज इक्वल टू ए बी है, मतलब क्या है, माइनस एफ इज इक्वल टू बी ए, मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि फोर्स मैंने लगाया इधर, तो ए से बी, फॉर एग्जांपल समझा दो यहां से, ये ए है, ये है बी, तो ए ने बी पर फोर्स लगाया, ए ने बी पर फोर्स लगाया, टू 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 टू, फिर अब बोलेगा भाई अब तो मैं रिएक्शन करूंगा, अब तो मैं रिएक्शन करूंगा। तो ये देखिए बी क्या करता है, तो बी बोलेगा भाई मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा, तो ये वाला फोर्स आया एफ ए बी, बी वाला फोर्स है एफ ए एफ बी ए। अब बोलेगा भाई दोनों ही फोर्स इक्वल है तो, और दोनों ही अलग अलग बॉडी पे है, तो कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बट अगर कैंसिल तब होता है जब बॉडी एक हो,
यहाँ पे मैटर 2 है, बॉडी 2 है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों ही फोर्स इक्वल है। अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो पीछे तो नेगेटिव होगा। आइए नंबर लाइन दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ आप पॉजिटिव ले रहे हो तो कहीं ना कहीं इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा। आया समझ में कहानी? यही है कहानी में। कहानी समझ में आ रहा होगा बच्चे? कहानी समझ में आ रहा है, प्यार हो रहा है तो कमेंट में यस लिख दो। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब है मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, लाइक आप इधर से भाग के आ रहे हो, आपका दोस्त इधर से भाग के आ रहा है, आपका जो मोमेंटम है और आपके दोस्त का जो मोमेंटम है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए समझाते हैं कैसे, आइए समझाते हैं कैसे। देखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये बॉल टकराया, ये बॉल टकराया। मान लो इनका इनिशियल मोमेंटम m1 v1 था, m2 v2 था। ठीक है, m2 m1 v1 m2 v2। टकराने के बाद अब भाई ये लोग ना थोड़े झगड़ रहे हैं, थोड़े भाई बिगड़ोल से बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। तो झगड़ा करने से क्या होगा, देखो अब ये झगड़ा करे, टकरा गए, फिर अलग हो गए ए बी। तो भाई अब कोई टकराएगा तो मोमेंटम चेंज होगा, दोनों ने अपने आप पे फोर्स लगाया था तो वहां उसका मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज होगा। तो यहाँ पे फिर से अलग हुए। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये ए है एंड फिर से ये बी है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम एम डैश m1 v1 m2 m डैश m2 v डैश v2। ठीक है, उसको u1 भी ले सकते हैं। तो भाई अब जो ये मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम सेम है, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। फॉर्मूला भी यही कह रहा है, सम ऑफ ऑल मोमेंटम इज कांस्टेंट, मतलब ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट, बच्चे इंपल्स के बारे में पढ़ा है, इंपल्स फोर्स। व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? कहते हैं ना, अरे यार तू तो लड़ाई में, अरे यार तू तो इंपल्सिव हो रहा है यार, अब तू इंपल्सिव हो रहा है भाई, झगड़ा कर रहा है यार, तू झगड़ा कर रहा है, भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं, ये भाई इंपल्सिव हो रहा है। तो इंपल्स फोर्स क्या होता है? क्रिकेट खेला है, क्रिकेट जब भाई छक्का मारता है इंसान, बॉल आ रहा है 150 के स्पीड से एंड आपने शॉट मारा, तक बॉल गई बहुत दूर, छक्का चला गया। तो बॉल और बैट में जो फोर्स लगा, मतलब बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स जब छोटे टाइम के लिए लगता है, बहुत बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? यही कहते हैं जो बताया था अभी। ठीक है, तो बच्चे ठीक है, उसको कहते हैं इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स। ठीक है बच्चे, ये होता है फोर्स अपॉन में टाइम, वो होता है फोर्स अपॉन में टाइम। जब बहुत बड़ा फोर्स छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगे तो उसको कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। ठीक, आगे सुनो, आइए बढ़ते हैं आगे, आइए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चे चैप्टर में क्या है भाई? तो बच्चे आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, आपको हम पर्सनली भेज देंगे बच्चे। ठीक है, बाकी आपको लिंक भी मिल जाएगा। फोर्स, अब भाई फोर्स क्या है? ये कीवर्ड्स हैं, फोर्स क्या है, इनर्शिया क्या है, इंपल्स क्या है। When the large force, the impulse, when the large force act on a body in a short time, बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगे, then the measure of a total effect of force is called a impulse force। बॉल पे जो आपने जो छक्का मार के जो छक्का भेजा ना, बैट पे जो मारा, तो बॉल पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फोर्स लगा, ये मारा बूम छक्का, ठीक है ना, एंड छक्का गया वो, एंड वो 100 मीटर 102 मीटर स्टेडियम पार हो गया। तो जो बड़ा फोर्स लगा ना, वो हमारा क्या है बच्चे? वो है हमारा इंपल्सिव फोर्स। इनर्शिया मैंने बता दिया है। अगर मैं हूं रेस्ट पे तो दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए, ठीक है, जब तक मुझ पे फोर्स नहीं लगाएगा मैं तो नहीं हिलने वाला। और अगर मैं चल रहा हूं एक ही डायरेक्शन में, तो दुनिया का कोई आदमी आ जाए, दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए, भाई मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, मेरे को रोक नहीं सकता।
अगर बच्चे अंतरिक्ष में जा रहे हो जहां पे फ्रिक्शन जीरो होता है, फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है, एंड आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहे हो, तो रोकने वाला है कहां कोई आपको? कोई रोक सकता है? जब तक कोई किसी से टकराव नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, तब तक आप रुकोगे। तब तक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना आए आपको रोक सकता है कोई? तो कोई नहीं रोक सकता। उसको कहते हैं इनर्शिया। मतलब जिस मोशन में हूं, जैसा हूं उसी हाल में रहूंगा जब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और बच्चे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप नोट कर लो। यूनिट मोमेंटम P इक्वल टू mv, बताया मैंने आपको, ठीक है। सेकंड है फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो फोर्स इक्वल टू m आ जाएगा, डेरिवेशन, ठीक है बच्चे। अब इंपल्सिव फोर्स, तो लंबा टाइम तक फोर्स लगता है तो उसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट टाइम भी उसको इंपल्सिव कहते हैं, फोर्स इनटू टाइम, ठीक। अब 5 न्यूटन का फोर्स 3 सेकंड के लिए लग रहा है, तो 5 गुना 3 इंपल्सन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो कोलिजन से पहले, कोलिजन से बाद मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम सेम रहता है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला आपको याद करना है कि जब मैं गोली मारता हूं तो गोली का क्या वेलोसिटी रहेगा। एंड बच्चे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि 200 मीटर दूर बंदर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, मैंने गोली मारी, तो क्या मैं गोली किस डायरेक्शन में मारूं? अब बंदर जाने वाला है उस साइड। मैं समझाता हूं, देखो मैं समझाता हूं। ये बच्चे बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है कुछ, ठीक है, एंड ये गोली निकलने वाली है, ठीक। और बंदर इस पौधे पे बैठा हुआ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, यहां बंदर बैठा हुआ है, मंकी, ठीक है। एंड अगर उसको गोली मारते हैं तो बच्चे वो ना इस साइड भाग रहा है, इस साइड, तो किस एंगल पे मारूं कि उसको जाके लगे? क्योंकि जब मैं गोली मारूंगा तो बंदर भी ट्रैवल करेगा, बंदर भी ट्रैवल करेगा, तो किधर मारूं? बंदर मान लो 200 मीटर के बाद कहां पहुंच जाएगा, वो अनुमान लगाना होता है। वो क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहां से निकलेगा? सबसे पहले हम हमारी गोली की वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे जब हमारा फोर्स दिया होगा और हमें हमारा मोमेंटम दिया होगा, ठीक है बच्चे, तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे आपको दिया होगा, ठीक, आप निकाल सकते हैं। अब देखते हो टॉपिक 2 के अंदर बच्चे पढ़ेंगे फ्रिक्शन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चे, फ्रिक्शन डायनामिक्स एंड सर्कुलर मोशन। बच्चे यहाँ मोशन ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, यहाँ पे मोशन ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स कैसे निकलता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंड वो गांधी जी का थप्पड़ वाला, मतलब एक्शन का रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन, ये पढ़ लिया हमने। एंड बच्चे अब बात करते हैं कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, ठीक, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना। अब भाई मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है तो ये इधर जा रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो मान लो चारों ओर से फोर्स लग रहा है। मैं समझाता हूँ, चारों तरफ से ये बॉडी है, इधर से फोर्स लग रहा 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 है। तो बच्चे अगर F1 यहाँ पे है, F2 ये है, F3 ये है, F4 ये है, F5 ये है और F6 ये है, तो बच्चे क्या रहेगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला है कि एक बॉडी पे ऑल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका सम भी 0 होता है, ठीक है। ये है बच्चे, ये है बच्चे। अब बढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। हाँ बच्चे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बता दिया, कॉन्करेंट इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन द मैकेनिक्स विद द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। समझ गया? जब एग्जांपल दिया ना कि बहुत सारा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, तो सारा जो नेट फोर्स होगा, F माइनस वाला भी प्लस वाला भी, तो सबका सम 0 होता है, उसको ही कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या रहता है? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। फ्रिक्शन क्या है? गाड़ी चल रही है, टुक 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 टुक, नहीं तो भाई ये तो वो चल गया, तो घोड़ा चल गया, सुई, ये क्या चला? चलो गाड़ी, भाई कुछ भी चला, गाड़ी चला, ऐसे करके आवाज जो भी आती है निकाल लेना आप, ठीक है, आप कहानी समझो। तो गाड़ी चल रही है, तो अगर गाड़ी इधर चल रही है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा,
फ्रिक्शन, अगर बच्चे मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं गिर नहीं रहा हूं ना, तो फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो इक्वल, इक्वल तो नहीं, उससे कम अमाउंट का फोर्स, जो हम, अगर हमने फोर्स लगाया आगे लेकिन पीछे की ओर फोर्स लगता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो लिखेंगे कैसे, 2 और 4th फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। आगे या पीछे, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर लगेगा, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर लगेगा, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो हाँ जी बच्चे, अब बात करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में। इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब है विस्कोसिटी, मतलब पानी के लेयर में लगने वाला फ्रिक्शन। नदी को बहते हुए देखे हो, नदी, अभी दिल्ली में बाढ़ आया हुआ है, कभी बाढ़ देखा है आपने? तो बच्चे ऊपर वाला हिस्से में पानी तेज चल रही होती है, सुई 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 सुई, लेकिन बच्चे नीचे वाला लेयर उतना बहुत स्लो चल रहा होता है। तभी देखा होगा आपने, अगर समुद्र के अंदर लहरें उठ रही हैं तो क्या सारी मर जाती हैं, मगरमच्छ और कछुआ और पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी होता है, मछली मर जाती है? नहीं, ऊपर का लेयर में मोशन ज्यादा है क्योंकि फ्रिक्शन कम है, नीचे का लेयर में मोशन कम है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है। पानी का ये लेयर है, ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा और इसको फ्रिक्शन कहते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, कॉसिटी, मतलब पानी में लगने वाला, पानी के लेयरों के बीच में लगने वाला फोर्स विस्कोसिटी कहलाता है, और रोड पे और तुम्हारा लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब आप खड़े हुए हो तो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जिसपे, जब तक देखो मैंने अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पे एक 10 साल का बच्चा आता है, ताकत लगाता है, मैं नहीं हिल पाता, धक्का दे रहा है मेरे को, धक्का दे रहा है ऐसे करके, मैं नहीं हिल रहा, मतलब मेरा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, मैं उस पर फोर्स नहीं लगा रहा लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब कोई आता है 20 साल का लड़का, मुझे धक्का देता है एंड मैं इधर आ जाता हूँ, मतलब वो लिमिटिंग फोर्स जो फ्रिक्शन रिएक्ट करता है जिससे बॉडी को हिलने ना दे, बॉडी को हिलने ना दे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इस पे लगाया F1 फोर्स, तो बच्चे बॉडी नहीं हिली, लेकिन F1 प्लस N फोर्स लगाया तो बॉडी हिल गई। तो जिस मिनिमम फोर्स बॉडी हिल गया उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो कहानी ये भी खत्म हुई, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, वही है, ठीक है बच्चे, ये आपको याद करना है, देख भी सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखो, द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल। मतलब आपने बॉल को घुमाया है या फिर पत्थर को घुमाया है, टुई 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 टुई, हाँ, तो वो वाला फोर्स जिससे आपको बॉल पे लगाने पे वो घूमने शुरू कर जाता है। चंद्रमा घूमता है भाई पृथ्वी पे, पृथ्वी के चारों ओर, मतलब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है, मतलब कि हमारा अर्थ लगा रहा है, को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब ऐसा फोर्स कि बॉडी पे लगाया जाए जिससे कि वो चारों तरफ घूमना शुरू कर जाए। चलो हो गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चे वही बताया था मैं आपको, tan थीटा होता है, तभी मैंने बताया था वो जो ऊपर है ना वो पढ़ लेना आप, ये वाला। अगर गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, फ्रिक्शन अब ऐसे लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, गाड़ी जा रही है इधर, तो ये फ्रिक्शन का एंगल है, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू,
ठीक, तो ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये ऊपर यहाँ से नॉर्मल लग रहा है, ये जी लग रहा है, यहाँ पे ये कौन सा देखो, अगर यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, तो ये वाला कौन सा एंगल आएगा, ये आ जाएगा बच्चे कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा ये एन, ठीक है ना, तो बच्चे ऐसा सॉरी एफ आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो ये कहानी आने वाली है। तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसा, इसको बैंकिंग कहते हैं। कब देखो रोड जा रहे होते हो, जहाँ पे कर्व आता है तो रोड थोड़ा टिल्ड हो जाता है, टिल्ड, कि रोड से गाड़ी बाहर ना निकले, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ, इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, वरना वो भी आपको समझाते। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दिया बच्चे मैंने। एंगल ऑफ रिपोज, centrifugal force, it is a force arise when the body is moving actually along the circular path by the virtue of the tendency of a body to regain the natural straight line path। ठीक है बच्चे, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अब आप पत्थर को रस्सी में बांध के ऐसे घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फोर्स उस पर अगर टेंजेंट खींचो, टेंजेंट समझाता हूं बच्चे, ये कोई लड़का है पत्थर बांध के घुमा रहा है, तो अंदर की ओर जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, ठीक है। ये जो बाहर की ओर लगेगा, अगर मैं देखो, ठीक है, यहाँ पे ये है, अगर यहाँ एक लाइन खींच दूं, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो वेलोसिटी भी दे देगा हमें इस पर, अगर ये चलना शुरू हो जाएगा, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चे, तो मतलब बाहर की ओर उसको जाने नहीं दे रहा है, बाहर की ओर उसको जाने नहीं दे रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमा दे रहा है उस फोर्स को, सेंट्री, मतलब जो बाहर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, अंदर लग रहा है सेंट्रीपिटल। आइए बच्चे आगे बात करते हैं। हाँ, तो बच्चे सेंट्रीपिटल बता दिया, एंगल ऑफ रिपोज बता दिया, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार इन सर्कुलर बैंक ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड मैंने आपको बताया, रोड पे ऐसे जा रहे हो, अब कर्व आया तो गाड़ी कुछ ना ऐसे घूम जाती है, थोड़ी ऐसे रोड घूम जाता है, थोड़ा टिल्ड हो जाता है ऐसे करके, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, कि गाड़ी हमारी स्पीड में जब हम घुमाएं तो वो रोड से बाहर ना जा पाए, नॉर्मल फोर्स लगे और वो रोड पे ही रहे, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ फोर्स। फॉर्मूला बच्चे ये दिया हुआ है, ये वाला, ठीक, ये बच्चे ये वाला दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल के लिए, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा जब टेंजेंट निकालेंगे तो उसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर। एंड बच्चे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूले पे दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे फॉर्मूला आप देख लो, क्योंकि फॉर्मूला तो बच्चे याद करना पड़ेगा, या तो आप समझ लो या फिर याद कर लो। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट एच, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट एल, हाईएस्ट फॉर द विच बॉडी शुड फॉल फॉर अ लूप फॉर द वर्टिकल लूप। बच्चा यहाँ से सेकंड चैप्टर शुरू होता है, वर्क एनर्जी पावर, ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। बच्चे 1 चैप्टर 1 वीडियो मैं वो कंप्लीट कराने वाला हूँ, एंड एक एक करके एक एक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एंड बताता हूँ बच्चे, इसके बाद देखो कितने सिलेबस आपका रह रहा है, ये देखो एक एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा आपका, वर्क एनर्जी पावर, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनामिक्स, वेव फिनोमेना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक एक चीज बताऊंगा आपको बच्चे, डिटेल में वीडियो रहने वाली है बच्चे, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होती है, लेकिन बच्चे फुल्ली इन्फॉर्मेटिव रहती है। आई होप बच्चे आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है बच्चे वीडियो दोबारा देख सकते हो, एंड अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बच्चे नोट्स का PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, एंड बच्चे अगर आपको एडमिशन चाहिए तब भी नंबर अवेलेबल है, आप आपके कॉल कर सकते हो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।